इसी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पार्ट 3। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और अब हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या बोला जा रहा है, इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे BaCl2 है यानी बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 है, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। तो इसमें जो क्लोरीन है बेरियम के साथ था, ठीक है, तो ये Na के साथ चला गया, जबकि SO4 सोडियम के साथ था और ये SO4 किसके साथ चला गया, बेरियम के साथ चला गया। तो इसमें आयनों का स्थानांतरण हुआ, जिसके चलते इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में मेनली क्या होता है, आयनों का स्थानांतरण होता है, यानी जो प्लस चार्ज है वो माइनस वाले के पास चला जाएगा, जो माइनस चार्ज है वो प्लस वाले के पास चला जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है और SO4 पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो शुरू में BaSO4 के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन ये साइड में देखिए Na के साथ SO4 जुड़ा हुआ था, जबकि इस साइड में Ba के साथ SO4 जुड़ा हुआ। इस साइड में अभिकारक साइड में बेरियम के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ था, जबकि इस साइड में क्लोरीन के साथ सोडियम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। NaOH को NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे, HCl, तो बनेगा हमारा NaCl प्लस में H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं, शुरू में जो Na था, Na के साथ OH जुड़ा हुआ था और हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ था। ये क्लोरीन किसके पास चला गया, सोडियम के पास चला गया, यानी Na के साथ क्लोरीन चला गया और ये H2O बाहर हो गया। तो इस तरह इसको बोल सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ। वहीं दूसरी ओर देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप का मतलब होता है एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस, दैट मीन्स अघुलनशील पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है उसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए AgNO3 है, इसको KCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बनेगा जो हमारा AgCl KNO3 बाहर हो जाएगा। तो ये AgCl है, ये एक अवक्षेप है, अवक्षेप, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। और जितना भी द्विविस्थापन अभिक्रिया सब में अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर NaCl का निर्माण हो रहा है, ये भी एक तरह का क्या है, अवक्षेप है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन में क्या होता है, उपचयन को बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है। उपचयन अभिक्रिया क्या है, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं Mg+O2, ठीक है, तो बनता क्या है हमारा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, Na को O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा Na2O। अब दोनों ही रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट साइड अगर हम लोग देखेंगे, उत्पाद के साइड, अभिकारक साइड में मैग्नीशियम अकेला था लेकिन उत्पाद के साइड में ऑक्सीजन जुट गया। वहीं दूसरा रिएक्शन में सोडियम अभिकारक की तरफ अकेला था, जबकि उत्पाद की तरफ इसमें कौन सा ऐड हो गया, कौन सा एलिमेंट, ऑक्सीजन। इस तरह से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो चूंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया।
या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन का ह्रास हो, दोनों में से कुछ भी होता है तो उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। वहीं दूसरी ओर वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास हो उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि जबकि हाइड्रोजन का ह्रास, और अपचयन में होता है हाइड्रोजन की वृद्धि जबकि ऑक्सीजन का ह्रास। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए CuO है, अगर हम इसको H2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, Cu निकल जाएगा और आपका H2O बाहर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर हम आते हैं तो शुरू में क्या, कॉपर में क्या ऐड था, ऑक्सीजन, लेकिन जैसे ही उत्पाद की तरफ बढ़े हम लोग तो ये ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना यानी ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का वृद्धि या फिर ऑक्सीजन का ह्रास। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो या फिर दोनों घटित हो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखेंगे CuO को H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखेंगे तो इस यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड था कॉपर ऑक्साइड के साथ, जबकि उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन हट गया। तो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है आपका अपचयन, अपचयन, ठीक है। जबकि नीचे में देखेंगे, इधर अभिकारक की तरफ में देखेंगे तो हाइड्रोजन अकेला था, जबकि उत्पाद की तरफ देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हुआ, उपचयन, ठीक है। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ हो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोलता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु को ऑक्सीजन या आर्द्र या अम्ल आदि, या फिर जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्र या अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु की ऊपरी परत जो है वो कमजोर हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा में जंग लगना हुआ, तो अगर मान लीजिए मार्केट से कोई लोहे का सामान लाते हैं, अगर कुछ दिन तक उसको बाहर छोड़ के रखेंगे तो उसमें क्या लगता है, जंग लग जाता है, ठीक है। चांदी के ऊपर काली परत का जम जाना या फिर तांबा के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सब क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। और इसको रोका कैसे जाता है, इसको यशत लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके, ये सब 3-4 मेथड है जिसके थ्रू हम लोग धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विकृत गंधिता देखेंगे। देखिए विकृत गंधिता में क्या होता है, इसमें वसा एवं तैलीय युक्त खाद्य पदार्थ जो है वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाता है। वैसा खाना जिसमें तेल अधिक हो या फिर फैट अधिक हो, अगर उसको कुछ दिन तक वायु में छोड़ देंगे खुला तो वो क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ठीक है, जिससे स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। और यही घटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। अगर वसा या तैलीय युक्त कोई भोजन है, कुछ दिन तक उसको वायु के संपर्क में छोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, अपने ऊपर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का परत चढ़ा लेता है, जिससे उसका स्वाद और रंग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसको बोलते हैं विकृत गंधिता। अब इसको रोकने का क्या उपाय है, इसको रोकने का 2-4 उपाय है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे पहला नंबर में प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके कोई भी ऑक्सीकारक का पैकेट में यूज कीजिए और उसमें आप वसा या तैलीय युक्त खाद्य पदार्थ रख सकते हैं, इससे आपका विकृत गंधिता नहीं होगा। दूसरा है वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, वैसा कंटेनर का यूज करना जिसमें वायु ना हो, तो उसमें भी विकृत गंधिता नहीं हो पाता है, मतलब कि जो खाना है वो उपचयित नहीं होता। तीसरा है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके या फिर शीतलन के द्वारा। तो ये सब 3-4 तरीका है जिसके थ्रू हम लोग विकृत गंधिता को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये 3 पार्ट में जो हमारा वीडियो था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पूरा NCERT का ये तीनों वीडियो में कवर हो चुका है। अगर आप इसे देख लेंगे तो कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। धन्यवाद।